जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें, जो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम है उसके लिए मैं बूस्टर डोज सीरीज लेकर के आ चुका हूं। ठीक है, देखिए आपको पता है होम गार्ड में लेकर आया था दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन फंसे थे। ठीक है, वो जो बच्चों ने लिया होगा उनको पता होगा। तो अगर आप सभी को लगता है कि अच्छी क्लास है तो देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाया करिए। थोड़ा सा अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज हम बूस्टर डोज 1। ठीक है, देखिए बूस्टर डोज जरूर लगवा लीजिएगा यूपी पुलिस से पहले। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा दोस्तों बहुत सारे बूस्टर डोज आप सभी के लिए लेकर के आ जाऊँ। ठीक है, शुरू करते हैं उसके पहले बता दें कि दोस्तों अगर आप पहली बार जुड़े चलिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। दोस्तों जैसे जाएंगे देखिए पेड क्लासेस वाले कॉलम पे जाइए और पेड क्लासेस वाले कॉलम पे जाएंगे, जिसको दोस्तों यूपी पुलिस के लिए अभी दोस्तों आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। हिंदी और जीके का दोस्तों बैच है। इसमें पूरी हिंदी पूरी जीके कराई गई है। मात्र 221 रुपये अभी आपको मिल जाएगा दोस्तों। इसमें टॉपिक वाइज आपको सारी पीडीएफ लगी मिलेंगी। ठीक है, जैसे वीडियो जो पढ़ाएगा उस वीडियो की पीडीएफ वहीं पे लगा दी गई है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जिसको ई बुक चाहिए वो हमारे ई बुक्स वाले कॉलम में चला जाए। जैसे ई बुक्स वाले कॉलम में जाएंगे, ठीक है, तो साथियों आप देख पाएंगे 2026 का करंट अफेयर आपको मिल जाएगा मात्र 26 रुपये में, ऑफर प्राइस में। ठीक है, इसमें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक का दोस्तों डाल दिया गया है। जैसे जैसे महीना बीतेगा वैसे से यहाँ पर करंट अफेयर आपको डाल दिए जाएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश का अलग होगा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का अलग होगा, कोई चर्चित टॉपिक आता उसका अलग से करंट अफेयर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है दोस्तों। और इसके अलावा आपको बता दें दोस्तों कि हिंदी की बुक्स मिल जाएंगी और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल के। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रही स्टैटिक जीके की 99 रुपीज़ में एकदम अपडेटेड दोस्तों, एकदम अपडेटेड लेटेस्ट एकदम कर दिया है दोस्तों। तो जाकर के आप ले सकते हैं, बाहर निकलवा के इसे प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ई बुक है। इसके अलावा दोस्तों आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, जियोग्राफी मिल जाएगी, पॉलिटी मिल जाएगी 50-50 रुपये में। सभी को आप लेकर के ज्ञान आरबीएल ऐप से डाउनलोड करके बाहर निकलवा के प्रिंट भी करवा सकते हैं। लिंक नीचे दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस बूस्टर डोज, पहला बूस्टर डोज आज आपको लगने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम FCI किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है दोस्तों। तो आपको बता दें, देखिए FCI होता क्या है। तो FCI दोस्तों जहां पर दोस्तों खाद्य चीजों को संरक्षित किया जाता है, जैसे गेहूं, समझिएगा। पहली चीज किसान क्या करते हैं दोस्तों, किसान क्या करते हैं, जो किसान होती सरकार होती, गवर्नमेंट होती है, वो किसान से अनाज खरीदती है। किसानों से अनाज खरीदेगी दोस्तों। किसान से जब अनाज खरीदेगी तो कहीं ना कहीं तो रखेगी, कोई ना कोई गोदाम तो बनाएगी, कहाँ पे संरक्षित करेगी। तो उसको संरक्षित करने के लिए FCI रखा गया, FCI की स्थापना की गई, स्टोर बनाए गए। ठीक है, जिनको FCI बोला गया। ठीक है, समझिएगा। तो दोस्तों किसान से गवर्नमेंट कैसे खरीदती है दोस्तों, MSP दे करके सामान को खरीदती, MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे करके किसान से गवर्नमेंट सामान खरीदेगी और उसे FCI में संरक्षित करेगी। और फिर दोस्तों इसे कहाँ भेजेगी, फिर दोस्तों आपने देखा होगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी जिनको गाँव में कोटा बोलते हैं, कोटा में फिर दोस्तों कोटा के जरिए फिर से लोगों को अनाज बांटती है। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे FCI दोस्तों जो भारतीय खाद्य निगम है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए अब यहीं पर दोस्तों आपको थोड़ा बहुत देखना होगा क्या कि FCI का मुख्यालय कहाँ है। क्या FCI का मुख्यालय कहाँ था, आप बताइएगा, नई दिल्ली। FCI की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों 14 जनवरी 1965 को दोस्तों, जब चाइना से युद्ध होता दोस्तों, बहुत मतलब कि संकट पड़ जाता देश में। तो भारत सरकार को लगता है कि हमें खाने के लिए कम से कम अनाज तो संरक्षित करना चाहिए कि कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए तो देश को खाने कमी ना आए। ठीक है, समझ गए। हमने बता दिया कि दोस्तों खाद्य निगम जो है इसको उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन रखा गया। दोस्तों यूपीएसआई में पूछा गया है। आपको एक चीज और याद रखेंगे, जो दोस्तों MSP वगैरह होता है उसको खरीदता कौन है, देखिए समझिएगा। देखिए 1965 में कृषि कीमत आयोग SPC की स्थापना की गई और जिसका नाम 1985 में बदल दिया गया। 1985 में इसका नाम SPC का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया, CACP कर दिया गया। और आपको बता दें कि यही
आयोग किसानों से उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करती है। आपसे पूछेगा कि किसानों के अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है, तो CACP करती है। SSC CHSL में पूछा गया। MSP की सिफारिश कौन करेगा, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। आपको बता दें कि बुआई के मौसम की शुरुआत में घोषित फसलों का मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। UPSI में पूछा गया। CACP दोस्तों जो ये सिफारिश करती है किस मंत्रालय के अधीन होती है, तो किसान एवं परिवार कल्याण के अधीन काम करती है। MSP के बारे में क्वेश्चन बहुत पूछा था, तो याद रखेगा MSP जारी कौन करता है, भारत सरकार करती है। कितने फसलों पर जारी होता है दोस्तों, तो MSP 22 फसलों के लिए जारी किया जाता है तथा FRP दोस्तों गन्ने के लिए जारी होता है। देखिए आप बहुत से लोग बता देंगे 23 फसलों, देखिए 23 फसलों पे MSP जारी नहीं होती है, 22 फसलों पर ही होती। गन्ने पे दोस्तों FRP जारी होता है, यानी कि उचित और लाभकारी मूल्य गन्ने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, आपको बता दें कि गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी FRP को मंजूरी कौन देता है, तो आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति द्वारा दी जाती है। पेट में पूछा गया है। और MSP की प्रणाली को पहली बार 1966-67 में गेहूं के लिए पेश किया गया था दोस्तों। सबसे पहले किस फसल पे MSP लागू किया गया था, गेहूं पे। फिर उसके बाद अन्य फसलों के लिए यानी 21 और अन्य फसलों को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगला है दूसरा क्वेश्चन। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है दोस्तों? स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना कौन सा है एशिया का, तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोस्तों। ये बॉम्बे में जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, ये दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। आपको पता है उत्तर प्रदेश में भी है, कानपुर में। ठीक है चलिए देखिए, अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करें तो यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसका इंडेक्स का नाम क्या है, सेंसेक्स। कहते हैं सेंसेक्स कितना चढ़ा है ना, तो दोस्तों आपसे पूछ सकता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स है। ठीक, स्थापना 9 जुलाई 1975 को। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, तो दलाल स्ट्रीट रोड में है। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, यह निवेशकों के हितों को कायम रखते हुए कुशल व्यापार बाजार प्रदान करता है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में याद रखेंगे, इसकी स्थापना, इसका मुख्यालय और इसका दोस्तों इंडेक्स क्या है, तो सेंसेक्स है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, विश्व की पहली डिजिटल जनगणना कहाँ शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहली डिजिटल जनगणना कहाँ शुरू की गई है दोस्तों, तो भारत में विश्व की पहली है। ठीक, और सबसे बड़ी जनगणना डिजिटल। ठीक है, याद रखेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों भारत में। ठीक है, चलिए आप दोस्तों इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से शुरू की गई है। और दोस्तों याद रखेंगे, यह दोस्तों 2021 की जनगणना थी, जिसे कोविड-19 के कारणों से, ठीक है, 26-27 में कराने का निर्णय लिया गया। इसका शुभंकर क्या है, प्रगति और विकास। प्रगति दोस्तों स्त्री है, विकास क्या है, पुरुष है। ठीक है, नारा क्या है, इसका मोटो क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, यार रखेंगे, क्वेश्चन पूछा सकते हैं, नारा क्या है ना, मोटो क्या है, शुभंकर क्या है। और दोस्तों भारत सरकार ने जनगणना के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। ये विश्व की पहली डिजिटल जनगणना है। और दोस्तों इसमें आपको बता दें कि स्व जनगणना के लिए भी ऑप्शन दिया गया, यानी आप खुद अपनी जनगणना कर सकते हैं। और 16 भाषाओं में ऐप को डिजाइन किया गया है। स्वतंत्र भारत की 16वीं जनगणना है, ये भी याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए, और 2 चरणों में संपन्न की जाएगी। प्रथम चरण दोस्तों चालू हो चुका है 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक। फिर दूसरा दोस्तों फरवरी 2027 शुरू होगा। इसमें दोस्तों पहले वाले मकान सूचीकरण व आवास की गणना की जाएगी, दूसरे में जनगणना की जाएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा आप सभी को जनगणना के बारे में याद रखेंगे। और देखिए एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि भैया जो जनगणना 2027 है, इसका टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया। क्या किया गया है, एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया। आपको अगर पता है कि टोल फ्री नंबर क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्या है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब संपन्न की गई थी? पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब संपन्न की गई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा कब की गई थी, तो बताइएगा दोस्तों 1992 में। कब मेरे साथियों? 1992 में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन दोस्तों कितनी बार पूछा गया, होमगार्ड में पूछा गया, UPSI में पूछा गया। तो 1992 में किसके लिए था? तो जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित था दोस्तों। आपको बता दें स्थान कहाँ पर,
तो ब्राजील में किस शहर में? रियो डी जेनेरो में। 172 लोगों ने भाग लिया था। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में 21वीं सदी के लोगों के लिए 21 नियमों का महत्वपूर्ण दस्तावेज तैयार किया, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा कि पृथ्वी सम्मेलन 5 दोस्तों 1997 में आयोजित किया गया था। और देखिए यहीं पे आपसे पूछ सकता है हेलसिंकी सम्मेलन कहाँ हुआ? 1974 में फिनलैंड में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? तो समुद्री पर्यावरण की रक्षा हेतु। अगला लंदन सम्मेलन कब हुआ? 1975 लंदन में हुआ, समुद्री कचरे का निस्तारण के लिए। वियना समझौता दोस्तों ऑस्ट्रिया में हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1988 में लागू हुआ। और उद्देश्य क्या है दोस्तों? ओजोन परत की संरक्षण के लिए। ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया। सबसे इंपॉर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर पड़ता है दोस्तों, 16 सितंबर 1987 को। ये भी दोस्तों आपका संबंधित किससे था? ओजोन परत से। किससे? ओजोन परत से। इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों कि कृषि उत्पादों की सुरक्षा एवं मतलब शुद्धता, सुरक्षा और मानक की गारंटी कौन देता है दोस्तों? एगमार्क। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें कि एगमार्क क्या करता है? खाद्यान्न गुणवत्ता में से संबंधित कृषि उत्पादों, है ना, खाद्यान्न गुणवत्ता या फिर कृषि उत्पादों की शुद्धता, सुरक्षा, मानकीकरण की गारंटी देता है। देखिए अभी होमगार्ड के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा के लिए आपको एगमार्क का लोगो मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? एगमार्क मिल जाएगा। और मेरे दोस्तों अगर कहीं पर, ठीक है, इको मार्क है तो दोस्तों इको मार्क का संबंध किससे होता है? पर्यावरण गुणवत्ता संबंध, यानी इसमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाएगी। पीछे से पूछा गया। आईएसआई मार्क का किसमें लगता है? औद्योगिक उत्पाद में, लोहा वगैरह, स्टील वगैरह लेते हैं, उसमें आईएसआई मार्क का होता है, वो शुद्धता की पहचान करता है। हॉल मार्क किसमें लगता है? स्वर्ण के आभूषणों की गुणवत्ता से संबंधित होता है। हॉल मार्क क्वेश्चन पूछा गया है पेट में। रुग मार्क क्या होता है? कालीन उत्पादन में बाल श्रम के अनुपयोग के लिए, यानी कि कालीन जो उत्पादन हुआ है उसमें बाल श्रम का उपयोग नहीं किया गया है। चलिए मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है दोस्तों? मानवाधिकार से क्या तात्पर्य है? तो मानवाधिकार ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को मनुष्य होने के लिए प्राप्त होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं। सर आप कहेंगे सर ये कैसा क्वेश्चन? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए मानवाधिकार का तात्पर्य जो व्यक्ति को मनुष्य होने के कारण प्राप्त होते हैं ऐसे अधिकारों में से है। मानवाधिकार सब लोगों के पास होते हैं या सभी मनुष्यों के हैं दोस्तों। देखिए आपके होमगार्ड में भी पूछा गया, यूपी पुलिस में पूछा गया। ठीक है, मानवाधिकार मुख्य रूप से नस्ल, रंग, जाति, धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव, असमानता, हिंसा, दमन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हनन का विरोध करता है। यूपीएससी में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। और आपको बता दें कि 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदलकर मानवाधिकार परिषद कर दिया गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया? तो 2006 में, क्योंकि इसका नाम पहले क्या था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। चलिए अगला है कि रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC को कब लागू किया गया? 1977 में। आप बता दें कि 1977 में क्या? राष्ट्रीय हथियार सम्मेलन। तो 1977 में दोस्तों इसे लागू किया गया। याद रखिएगा, उद्देश्य क्या है? रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग को समाप्त करना। यानी रासायनिक हथियार कोई भी नहीं बनाएगा, ना ही रखेगा, ना ही उत्पादित करेगा और ना ही उसको यूज करेगा, तो उसको समाप्त करने के लिए। नोट कर लिख लीजिएगा यहीं पर कि जैविक हथियारों संबंधित समझौता 1975 में ये भी लागू हुआ। तो देखिए यूपीएससी और यूपी पुलिस में ये पूछे गए हैं। ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक और देख लीजिए CTBT संधि। ठीक है, यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि क्या है? तो इस संधि पर 1994 में जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में बातचीत की गई और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे 1996 में अपनाया गया और भारत ने इस पर कभी भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सीमा शांति और स्थिरता समझौता किन दो देशों के बीच हुआ दोस्तों? चाइना और भारत के बीच। ठीक है, यहाँ भारत ले लीजिएगा। आप बता दें कि सीमा शांति और स्थिरता समझौता 1993 में किया गया। यह भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। देखिए कंप्यूटर ऑपरेटर और होमगार्ड में पूछा गया है। ठीक, अभी होमगार्ड में। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों चीन की और भी कुछ नीतियां, जैसे चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स, ठीक है, रणनीति मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सर्वाधिक संगत पाई जाती है दोस्तों। ये भी होमगार्ड में पूछा गया है। और BRI दोस्तों एक बार फुल फॉर्म पूछ लिया था यूपी पुलिस में। तो BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की शुरुआत 2013 में की गई थी, जिसे वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं। चीन ने तिब्बत पर दोस्तों 1949-50 में आक्रमण किया, उसे अपने अधीन हड़प लिया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पंचशील समझौता चीन के बीच हुआ था एक बार। ठीक है, 29 अप्रैल 1954 को बीजिंग में हस्ताक्षर किए गए थे। यह चीन और भारत के
तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और समागम समझौते पर आधारित था, याद रखेंगे। चलिए अगला है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी यानी एरिना का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो अबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात में है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना 2009 में की गई, मुख्यालय अबू धाबी में है। यह अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है। वही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात कर ले, ISA, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भारत के प्रयास से गठित किया गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मुख्यालय हमारे गुरुग्राम हरियाणा में है, पूछा जा चुका ना। उद्घाटन 25 जनवरी 2016 को। उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन से सौर ऊर्जा की ओर तेजी से बदल कर आना। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। राष्ट्रों को, यह दोस्तों राष्ट्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, यानी जहां पर गर्मी होती है, जो सौर संसाधन संपन्न है, जिन्हें सनशाइन देश कहते हैं, जहां पे सूरज ठीक ठाक पड़ता है, क्योंकि जब सूरज निकलेगा तभी सौर ऊर्जा काम करेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2015 में पेरिस फ्रांस में दोस्तों COP21 के समय इसे लॉन्च किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जलगोड़ा, झारखंड में। भाई पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, पुलिस से पूछा जा चुका है। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। भारतीय मौसम विज्ञान वेधशाला कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून, उत्तराखंड में। समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जलगोड़ा, झारखंड में। और केंद्रीय खनन कहाँ है? धनबाद, झारखंड में। चलिए अगला है कि भारत में 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान RBI गवर्नर कौन थे? तो चिंतामण द्वारानाथ देशमुख। ठीक है दोस्तों, आप बता दें 3 बार हो चुका है। तो 1946 में दोस्तों, यानी ये स्वतंत्रता के पहले की है। ठीक, 12 जनवरी 1946 को, ठीक है, हुई थी। चिंतामण द्वारानाथ देशमुख दोस्तों इसके क्या थे दोस्तों? RBI गवर्नर थे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप बता दें, जब भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल फील्ड मार्शल आर्चीबाल्ड बेबल व भारतीय रिजर्व बैंक ने कालाबाजारी और कर चोरी के रोक के लिए 500, 1000 और 10,000, देखिए आपको बता दें उस समय 10,000 की नोट भी होता था दोस्तों, उसका विमुद्रीकरण कर दिया गया। हालांकि दोस्तों 1954 में 1000, 5000 और 10,000 के नोट फिर से चलन में आ गए थे। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे पहला जो विमुद्रीकरण हुआ था, ठीक है, तब हमारा देश आज़ाद नहीं था 1946 में। ठीक है, लगभग करीब था। ठीक है, 47 में आज़ाद हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर करता है, उसे हम फायरवॉल कहते हैं दोस्तों। यानी इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ आपके वायरस वगैरह आएगी उसको फिल्टर कर देगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि फायरवॉल क्या है? कंप्यूटर में पहले से मौजूद सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को एंटीवायरस की तरह काम करता है दोस्तों, ये फायरवॉल होता है। फायरवॉल अनधिकृत पहुंच को ब्लॉक कर देता है। फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कंप्यूटर हैकर के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए किसे इंस्टॉल करना चाहिए? हमें फायरवॉल करना चाहिए। देखिए कई बार पूछा गया, देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं कईयों बार। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश का GST कोड क्या है दोस्तों? 09। ठीक है, जब उत्तर GST कोड पड़ता है दोस्तों, हर राज्य का 2 अंक का कोड होता है, जिससे पता चलता है कि ये किस राज्य का GST नंबर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश GST कोड। आप कहेंगे सर ये क्यों पूछ रहे हैं, ये क्यों दे दिया? देखिए हाल ही में आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया था, मेघालय GST कोड क्या है? 17, ये पूछा गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है GST कोड, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हमारा दोस्तों अगर आप ई-बुक लेते हैं जो 99 रुपीज़ का, उसमें सब चीज़ दी हुई है, तो ये आप दोस्तों देख लीजिएगा किस राज्य का कितना है, नहीं बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, अगला ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो डेविड है ना स्लेजे को दोस्तों उपन्यास फ्लैश के लिए। ठीक है, इसकी बुकर पुरस्कार शुरुआत 1969 में हुई थी। यह ब्रिटेन का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, ये भारतीय को 5 लोगों को मिला है, ये नाम याद रखेगा। VS नायपाल को, इनकी रचना है इन ए फ्री स्टेट। सलमान रुश्दी 1981 मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। अर्धंती राय दोस्तों द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यार कहीं रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक, अरविंद अगड़िया को मिला द व्हाइट टाइगर के लिए। दोस्तों याद रखेंगे, बाकी ये सब चीजें दी हुई किसको कब दिया गया। अगला है, मेसिडोनिया की देश की मुद्रा क्या है? तो दिनार है दोस्तों, याद रखेगा। मेसिडोनिया का
देखिए राजधानी क्या है, स्क्लोप्जे है ना, और दिनार क्या है, मुद्रा। और बेलारूस के दोस्तों मिन्स्क का है राजधानी, रूबल दोस्तों मुद्रा, जिससे रसिया के भी रूबल है। ठीक, बरमूडा की हैमिल्टन दोस्तों राजधानी, डॉलर यहाँ क्या है, मुद्रा है। वही दोस्तों बहामास का नसाउ राजधानी और डॉलर क्या है, मुद्रा है। है ना, बारबाडोस के दोस्तों ब्रिज टाउन राजधानी, डॉलर मुद्रा है। ठीक है, निकारागुआ के दोस्तों मानागुआ राजधानी और कार्डोबा दोस्तों यहाँ की मुद्रा है। अल सल्वाडोर दोस्तों जो जिसने है ना कौन से थी उस करेंसी को पहली बार मान्यता दिया था, बिटकॉइन को। ठीक है, तो सान अल्वाडोर यहाँ की राजधानी है और इसकी मुद्रा पहले कोलोन थी और अब डॉलर हो गई है। इक्वाडोर की क्वेटो दोस्तों राजधानी, डॉलर मुद्रा है। चलिए अगला है विश्व ऑटिज्म दिवस। ठीक है, विश्व ऑटिज्म यानी आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस का मनाया था 2 अप्रैल को। ठीक है, याद रखेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस मनाते हैं, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाते हैं, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। दोस्तों इसका थीम क्या है 2024 में था, ये दोस्तों यूपी पुलिस से पूछा गया। और दोस्तों 6 अप्रैल को विश्व और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं और 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई दोस्तों, तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद में वाराणसी में लगाई गई। और आप बता दें इस घड़ी को दिया किसने, तो मोहन भागवत यानी कि जो एमपी के सीएम हैं उनके द्वारा दोस्तों यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी को भेंट किया गया है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला है नियॉन लैंप की खोज किसने की, तो जॉर्ज क्लाउड ने, देख सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की सीले प्रास्टले ने, ठीक, जेट इंजन की है ना फ्रैंक व्हिटल ने, नियॉन लैंप की जॉर्ज क्लाउड ने, AK-47 के मिखाइल है ना क्लासनिको ने, नाभिक विखंडन की ऑटो-हान ने, नाइट्रोजन की रदरफोर्ड ने, और ज्यामिति के जनक कौन है, है ना यूक्लिड है, और गणित के कौन है, आर्किमिडीज है। और दोस्तों हीमोफीलिया जो आनुवंशिकता रक्तस्राव है इसका पता किसने लगाया था, तो जॉन कॉनरॉड ऑटो ब्रिटिश थे दोस्तों। और वॉल्व रेडियो का जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग द्वारा पता लगाया गया है। चलिए डॉलर बहु किसकी रचना है, तो दोस्तों सुधा मूर्ति की है, याद रखेगा। सुधा मूर्ति की और रचना है, जैसे वाइज एंड अदरवाइज हो गया, ठीक, पूछा गया है होमगार्ड में, ऐसा सीजल में महाश्वेता है, द मैजिक ऑफ द लास्ट टेम्पल भी है, और डॉलर बहु भी सुधा मूर्ति जी की है। वही दोस्तों और भी लोगों को आप देख सकते हैं, जैसे रस्किन बॉन्ड की है लॉन फॉक्सिंग डांसिंग, है ना, द रूम ऑफ द रूफ, W अम्ब्रेला क्वेश्चन पूछा गया, रोड टू मसूरी दोस्तों दिल्ली पुलिस में पूछा गया। इस तरीके से देख सकते हैं कि लगभग दोस्तों जो भी हैं ये इंपॉर्टेंट है। ज्योतिबा फुले गुलामगिरी रचना है। ठीक है, वहीं शशि थरूर की दोस्तों बहुत सारी है, द ग्रेट है ना इंडियन नॉवेल भी है, देखिए होमगार्ड में पूछा गया है ना, एन एरा ऑफ डार्कनेस दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में भी पूछा गया था शशि थरूर जी का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म से क्या तात्पर्य है। देखिए व्हाइट कॉलर टेररिज्म क्या होता है दोस्तों, जब पढ़े लिखे लोग, जैसे अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे सो कॉल्ड दोस्तों आतंकवादियों ने मतलब कि आपको पता है जो मतलब डॉक्टर थे पेशे से, उनके द्वारा आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया, तो आप इनकी मानसिकता समझ सकते हैं। इन्हें ही हम व्हाइट कॉलर टेररिज्म कहते हैं। ठीक है जी, पढ़े लिखे के द्वारा आतंकवाद फैलाना, ठीक, व्हाइट कॉलर टेररिज्म पढ़े लिखे द्वारा। नार्को आतंकवाद क्या होता है, तो नार्को आतंकवाद कहता है कि यूपी होमगार्ड में पूछा गया है, मादक पदार्थों की तस्करी को आतंकवाद से जोड़ना दोस्तों, ये नार्को आतंकवाद होता है। डर्टी बम क्या होता है, विस्फोटक और रेडियोधर्मी सामग्री उपयुक्त बम बनाना, वो डर्टी बम कहलाता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही शानदार तरीके बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अगर आप दोस्तों करंट अफेयर चाहिए तो हमारे ज्ञान RBL ऐप पर जाकर के लिंक नीचे दिया हुआ है, जाकर के मात्र 26 रुपये में दोस्तों 2026 का पूरा करंट अफेयर मिलेगा। अभी दोस्तों अप्रैल माह तक डाल दिया गया है, जैसे से दोस्तों महीना बीतेगा वैसे से आपकी करंट अफेयर भी बढ़ती जाएगी, पूरे 2026 तक का मिलेगा। और दोस्तों ये ई बुक जरूर लीजिएगा, बहुत ही अपडेटेड एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों इसको डिजाइन किया हुआ है। ज्ञान RBL ऐप पे जा करके ले सकते हैं और इसे डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार है। यूपी पुलिस के लिए इतने सारे पूरे चैप्टर होंगे दोस्तों, देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से दोस्तों। और आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।